नमस्कार साथियों, अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 15 की, जो कि है हमारा अध्याय नंबर 15 और ये है आंकड़ों की पर्याप्तता, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डेटा सफिशिएंसी। देखो, नाम से यहां पर लग रहा है कि जो डेटा आपको दिया गया है, पूछा जा रहा है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। अगर वो है तो हां बोल दीजिए, और नहीं है तो ना बोल दीजिए। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 2020-19 में तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन 2018 में 2 क्वेश्चन बने थे और उसके बाद से फिर सब सफा चट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन जानना हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत समग्र ज्ञान उठा करके इसमें नहीं लगाना हमें। यहां पर कह रहा है किसी वस्तु या विषय के संदर्भ में उपलब्ध ऐसी सभी जानकारियां जिनके आधार पर व्यक्ति वस्तु, मतलब ये तो खैर बहुत बड़ा इन्होंने लिखा है, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राम की एज क्या है। आपसे एक क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है कि राम की एज कितनी है, और आपको एक स्टेटमेंट 1 दी गई है कि राम 2 साल बड़ा है रमेश से। ठीक है, आपको एक दिया गया है कि राम जो है वो 2 साल बड़ा है किससे, रमेश से। अब ये बताओ, सिर्फ स्टेटमेंट 1 पढ़ करके आप राम की उम्र निकाल सकते हो? सवाल ये उठता है, केवल स्टेटमेंट 1 से आप राम की एज निकाल पाओगे? जवाब है नहीं। तो आप जवाब ऐसे दोगे कि स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, वो अलोन इनसफिशिएंट है, यानी वो अकेले में पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर, और स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो जरा। स्टेटमेंट नंबर 2 ये कह रहा है कि रमेश की उम्र 3 साल है। स्टेटमेंट नंबर 2 ये कह रहा है कि रमेश की जो उम्र है वो 3 साल है। अब क्या स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट 1 अकेले में तो असक्षम है उत्तर देने के लिए, स्टेटमेंट 2 अकेले में उत्तर, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट को पढ़ के राम की उम्र निकाल लोगे? नहीं, यानी अकेले में ये भी जो है वो इनसफिशिएंट है। अगर हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को जोड़ दें तो हम यहां पर क्या देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे रमेश की उम्र 3 साल है और रमेश से राम 2 साल बड़ा है, तो राम की जो उम्र है वो 5 साल आ जाएगी। ये बात समझ में आई? राम की जो उम्र है वो कितने साल आ जाएगी, 5 साल आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? बस यही होता है डेटा सफिशिएंसी, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं जरा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण 1 देखो, यहां पर क्या कह रहा है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, तो जरा चेक करते हैं टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। हमको यह बताना है टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। टी डब्ल्यू से बड़ा है, टी डब्ल्यू से बड़ा है। स्टेटमेंट 1 से क्या उत्तर मिल गया सबसे बड़ा कौन है? नहीं, अभी हमें वी और डब्ल्यू के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। फिर यहां पर देखो, डब्ल्यू जो है वो वी की बड़ी बहन है, तो डब्ल्यू जो है वो वी से बड़ी है। क्या हमें स्टेटमेंट 2 से अकेले आंसर मिल गया? नहीं मिला। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमको ये मिलेगा टी बड़ा है डब्ल्यू से और डब्ल्यू बड़ा है वी से। तो हम बोलेंगे कथन 1 और ये दोनों पर्याप्त है, ये तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई देखो ध्यान से अगर आप सुनो, अच्छा यहां पर मिला करके बोला गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हम यही बोलेंगे, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। मतलब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, हम ये बोलेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है किससे, 1 + 2 से आंसर आ रहा है। किससे आंसर आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है 1 + 2 से। कथन 1 पर्याप्त नहीं, कथन 2 पर्याप्त नहीं, दोनों पर्याप्त नहीं है, ये तो हम बोलेंगे ही नहीं। ये अच्छा कब बोलते हैं दोनों पर्याप्त नहीं है? जब दोनों को मिलाने पर भी आंसर ना आए, जब दोनों को मिला रहे हो उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा, तो हम ये चीज बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है यदि n बहन है m की, तो n जो है वो बहन है किसकी, m की। फिर क्या कह रहा है, यदि n बहन है, n की बहन m है, n की बहन जो है वो m है, n की बहन जो है वो m है, तो n o से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ये ध्यान रखना, n o से किस प्रकार संबंधित है। m की पुत्री o की नातिन है, m की जो पुत्री है ये वो o की नातिन है, इसका मतलब o यहां पर होगा। ठीक है, तो n और o का संबंध अभी तक पता चला? नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि ना n का जेंडर पता है ना o का जेंडर पता है। ठीक है, तो केवल एक तो हम काट देंगे। फिर यहां पर आते हैं, m का भाई n है, m का भाई n है। अब देखो, सिर्फ अगर इतनी बात आपको पता हो तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आपको सिर्फ इतना ही तो पता है, ये दोनों चीजें। अभी ओ आया ही नहीं, ओ का जिक्र तो पहले वाले में है।
तो हम ये भी नहीं बोलेंगे या तो पहला या दूसरा, ये तब बोलते हैं जब दोनों से आंसर आ रहा हो। यहां तो दोनों को मिलाने पर आंसर आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा दोनों कथन आवश्यक है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा दोनों कथन आवश्यक है, यहां पे ए की बजाय डी कर। अच्छा ये रहा ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए मतलब डी। ठीक है, दोनों कथन आवश्यक है, क्योंकि एक में ओ की जानकारी मिल रही है और एक में एन का जेंडर यहां पे पता चल रहा है। तो कुछ ऐसे ही सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे और जरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पी एन के जे किसी उच्चतम भुगतान किसको प्राप्त होगा, आपसे ही पूछा जा रहा है। पहला देखो, पी के और जे से अधिक कमाता है, तो पी जो है वो के से अधिक कमाता है और पी जो है वो जे से अधिक कमाता है। यानी स्टेटमेंट 1 से तो नहीं पता चल पाएगा भाई, काट दो। एन जो है वो के से ज्यादा कमाता है, तो एन जो है वो के से ज्यादा कमाता है। अगर इन दोनों को मिला भी दो तो क्या आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा कमाता है, हाँ या ना? क्या हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा कमाता है? नहीं। तो इसका मतलब अकेले से भी आंसर नहीं आ रहा और मिलाने पर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, बी ऑप्शन। कथन 1 और 2 ये दोनों ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यह वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब डेटा सफिशिएंसी में आपसे किसी भी क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी चैप्टर पर। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या कह रहा है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये कह रहा है कि आपको बताना है मैंगो का कोड क्या होगा। मैंगो का जो कोड है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। मैंगो का कोड क्या होगा? आई लव मैंगो को लिखा है ई ला मांगे, तो आई लव मैंगो को लिखा है, क्या लिखा है? ई ला मांगे। होगी कोई भाषा? तो भैया सिंगल से तो आंसर मैंगो का कोड निकालना मुश्किल है। फिर आई लव ऑरेंज को लिखा है ई ला ऑरेंज, आई लव ऑरेंज को लिखा है ई ला ऑरेंज, ऑरेंज, ई ला ऑरेंज। तो केवल दूसरे से, अब पहला छुपा दो, केवल दूसरे से मैंगो का कोड निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो केवल दूसरा भी नहीं होगा। अगर दोनों को मिला दें तो देखो आई लव कॉमन है और ईला कॉमन है, यानी मैंगो का कोड मांगे आ गया और ऑरेंज का कोड ओरेज आ गया, तो दोनों को मिलाने पर आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो इसमें बनते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि प्रश्न क्या यह एक बॉक्स है? देखो यह फ्लैक्स के साथ खुलता है और बंद होता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न वस्तुओं को स्टोर करने के, तो ओरली कर सकते हो यार। ठीक है, ये फ्लैक्स के साथ खुलता है और बंद होता है, फ्लैक्स के साथ खुलता है, फ्लैक्स के साथ बंद होता है, और इसका इस्तेमाल वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है। तो वाकई भाई दोनों को मिला दो तो पता चल जाएगा ये डिब्बा है। तो हाँ भाई दोनों पर्याप्त है। चौथा वाला जरा पढ़ो क्या कह रहा है। प्रश्न ये है प्रश्न, स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है? स्वाति का पति नमिता की मां का एक लौता पुत्र है, तो स्वाति का जो पति है वो नमिता की मां का एक लौता पुत्र है। तो नमिता की मां, एक मिनट, नमिता की मां का एक लौता पुत्र है ना, तो इसका मतलब नमिता का भाई होगा। स्वाति का जो पति है वो नमिता की मां का एक लौता पुत्र है, यानी नमिता का ये भाई है। और स्वाति क्या हो गई? नमिता की भाभी हो गई, है ना। तो जब ये बात हमको यहां पर पता चल गई तो इसका मतलब ये है स्वाति का पति, तो स्वाति नमिता की क्या है? भाभी हो गई, यानी पहले वाले से तो पता चल गया। अब पहले वाले से पता चल गया, ये नहीं कि मतलब ए ऑप्शन आंसर मार चले आओ, दूसरे देखो ही ना, दूसरे को भी देखो। स्वाति का भाई और नमिता का पति चचेरे भाई हैं, तो स्वाति का भाई और नमिता का पति अगर चचेरे भाई हैं या कजिन है तो इससे भी तो पता चल रहा है, तो इसका मतलब हमको दोनों से पता चल रहा है। और जब दोनों से पता चलता है तो हम क्या बोलते हैं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं आइदर और। अंग्रेजी में इसी चीज को हम कहते हैं आइदर और। अगर दोनों से पता चल रहा तो हम बोलेंगे आइदर और। ठीक है, फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है।
विजय का जन्म किस वर्ष हुआ, यह क्वेश्चन है आपसे। विजय इस समय अपनी माता से 24 वर्ष छोटा है, यानी विजय की मदर उससे 24 साल बड़ी है। स्टेटमेंट 1 से तो कुछ नहीं पता चला। विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ था अपनी मां से 30 वर्ष छोटा है। तो विजय का जो भाई है, यहां पे लिख दिया विजय का भाई, इसका जन्म 2000 में हुआ था और यह अपनी मां से 30 वर्ष छोटा है। तो विजय का भाई का जन्म तो 2030 में हुआ था और अपनी मां से वो 30 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अभी पता लगा लोगे, हाँ या ना। भाई 2000 में जन्म हुआ था, 30 वर्ष छोटे कब हैं, तब पैदा होते ही 30 वर्ष छोटे थे, या आप 30 वर्ष छोटे हो, ये भी तो नहीं पता। तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर आएगा ना भैया, ना तो पहले से न दूसरे से। आप खुद सोचो, देखो इधर, अगर यहां पर यह बोला जाए कि विजय का जन्म किस वर्ष हुआ, हमसे यह पूछा जा रहा है। विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ था अपनी मां से 30 वर्ष छोटा है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा। देखो इधर, विजय का भाई का जन्म 2000 में हुआ था, इसका मतलब विजय की जो मदर है वो 2000 में 30 साल की थी, यानी वो 1970 की है। विजय की मदर 1970 की है। तो विजय जो है अपनी मां के 24 साल बाद पैदा हुआ था, तो 24 और जोड़ दो तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 94, यानी विजय की जो उम्र है वो कितनी आ जाएगी, 1994। हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है। ठीक है, सॉरी सॉरी, हो गया, दोनों कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। हाँ ठीक है, वो लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब समझ में आ गया यहां पर क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 भी वही देखो, कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, तो ये उम्मीद मैं करूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए एक होमवर्क है। आज ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं जाता है, लेकिन ये सवाल आप स्वयं से लगाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना है। रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ, यह पूछा जा रहा है। वर्तमान में रंजीत अपनी मां से 24 वर्ष छोटा है, तो रंजीत की जो मदर है वो रंजीत की उम्र से 24 साल बड़ी है। रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ था, उसकी मां से 31 वर्ष छोटा है। वही देखो, सेम क्वेश्चन आ गया, दोनों को मिलाने पर आंसर आ जाएगा। क्या हमको आंसर निकालना है? नहीं, याद रखना, हमको इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर निकालना नहीं है। हमको इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये बताना है कि किन 2 स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, बस यही काम करना और कुछ भी नहीं करना है। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता 20 साल हो, 30 साल हो, 10 साल हो। 8वें पर आते हैं, 8वां वाला देखो क्या कह रहा है। आप देखो यहां पे 3 आ गए कथन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है शहर वाई के संबंध में शहर एक्स किस दिशा में है। वाई पर खड़े हो जाओ और एक्स की ओर देखो तो कहां दिखेगा, एक्स जेड के उत्तर पश्चिम में। सबसे पहले तो ये बना लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम माने यहां पर। तो एक्स जो है वो जेड के उत्तर पश्चिम में, तो जेड के उत्तर पश्चिम में एक्स है। एक्स एम के उत्तर में है जो जेड के पश्चिम में है। अब ये दूसरा वाला है, एक्स एम के उत्तर में, एम के उत्तर में एक्स है। जो माने एक्स एम के, हां जो हमेशा सेकंड के लिए यूज होता है, तो एम जो है वो जेड के पश्चिम में, तो एम जो है वो जेड के पश्चिम में। ठीक है, अच्छा यहां पर भी देखो, जेड जो है, एक्स जो है वो जेड के उत्तर पश्चिम में ही आ रहा है। ठीक है, एम वाई के उत्तर पश्चिम में, एम जो है वो वाई के उत्तर पश्चिम में, तो भाई यहां पर तो मिलाना ही पड़ेगा हमें। एम जो है वो वाई के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब ये हुआ, तो एम जो है वो वाई के उत्तर पश्चिम में, तो इसका मतलब वाई यहां पर हो जाएगा। वाई ये रहा, वाई के उत्तर पश्चिम में हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तीनों को मिलाना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वाई और एक्स का क्या संबंध है। अब देखो यहां पर अगर आप वाई पे खड़े हो जाओ और एक्स की ओर निहारो तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर पश्चिम में। इसका मतलब कि तीनों पर्याप्त हैं, लेकिन यहां पर 2 ही ऑप्शन दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखो जरा। हमें चाहिए, अगर हम इसको इग्नोर कर दें, अगर हम इसको इग्नोर कर दें और अगर हम इसको बनाए तो क्या कह रहा है, देखो एक्स एम के उत्तर में, तो एम के उत्तर में एक्स है, थोड़ा छोटा बना रहे, ध्यान से देखना। और एम जो है वो जेड के पश्चिम में, एम जो है वो जेड के पश्चिम में, एम वाई के उत्तर पश्चिम में, तो वाई के उत्तर पश्चिम में एम है, और देखो वाई पे खड़े होकर जेड, यानी इन दोनों से आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब केवल कथन 2 और 3 पर्याप्त है, केवल कथन 2 और 3 पर्याप्त हैं।
ठीक है, क्लियर हुई ये बात? सिंपल बस इतना निकालना है कि कौन दो स्टेटमेंट पर्याप्त है आंसर देने में, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखो जरा, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, ये तो आप खुद से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बताइए। जैसे यहां पर क्या कह रहा है, राइट का निकालना हमें, राइट का, तो एवरी राइट टू रिजेक्ट, और यहां पर देखो नेवर रिजेक्ट राइट टर्न, तो रिजेक्ट रिजेक्ट कॉमन है, राइट राइट कॉमन है। अब यहां पर देखो परसेंटेज 47 कॉमन है और स्टार 32 कॉमन है, तो इसका मतलब यह है कि राइट का हमारा इधर और में आएगा, और जब इधर और में आएगा तो हम आंसर देंगे। कथन 1 और 2 मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कहां निकल पा रहा है देखो। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में देख चुके हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको बता करके आपका और अपना समय दोनों का बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूं। 10th वाले पर आते हैं। देखो जरा 10th वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में लड़के और लड़कों की संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां पर देखो क्या कह रहा है। आर पंक्ति के बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा है, वाई पंक्ति के दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा है। आर और वाई ने अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदलने के बाद आर का स्थान बाएं छोर से 20वां हो जाता है। आर अभी बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और वाई जो है वो पंक्ति से 11वें स्थान पर है। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहा है कि दोनों लोग अपना पोजीशन बदल लेते हैं, तो अब बाएं छोर से कितना आ जाएगा, 20वां, तो बाएं छोर से 18वें को हटा दो, 20 और 11 जोड़ो, 20 प्लस 11 माइनस 1, 20 प्लस 11 माइनस 1 यानी 31 माइनस 1 मतलब 30। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो भैया 30 आ गई यहां पर, है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या आ गई, 30 आ गई यहां पर। लेकिन लड़के और लड़की तो हम नहीं निकाल पाएंगे, विद्यार्थी तो निकाल देंगे। फिर यहां पर क्या कह रहा है, पंक्ति में कुल 43 विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब इससे तो 30 विद्यार्थी निकले, इससे 43 विद्यार्थी निकले, लेकिन लड़के और लड़की का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना यहां पर। तो इसका मतलब इसका भी आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, इसका भी आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, कि ना पहले से ना दूसरे से ना दोनों को मिलाने पर लड़के और लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये वाला देखो जरा, 11 और 12 देखो। वॉच का कोड निकालना है। देखो जरा इसको कैसे ट्राई करोगे। देखो कह रहा है पेरिल का कोड आपको दे रखा है यहां पर, वॉच का कोड आपको दिया गया है, वॉच का कोड हमको निकालना है। पेरिल का कोड क्या दिया गया है, PERIL, पेरिल का कोड दिया गया है QFQJM, QFQJM। 16 में एक जोड़ा 17, 5 में एक जोड़ा 6, 18 में एक जोड़ा 1 घटाया 17, फिर 9 में एक जोड़ा 10 और 12 में एक जोड़ा 13। तो हर जगह प्लस हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह माइनस हो रहा है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसी आधार पर हम वॉच का भी कोड निकाल सकते हैं, जो भी आज में कोई मतलब नहीं। फिर यहां पर देखो ये 6 है, ये 7 है यानी +1, 15 है, ये 16 यानी +1, 19 है, ये 20 है यानी +1, 20 है, ये 19 है यानी -1, फिर 5 है, ये 6 है +1, 18 है, ये 19 है +1, 19 है, ये 20 है यानी +1। यानी इसके भी कोड को डिकोड करके हम वॉच का कोड निकाल सकते हैं, यानी हम दोनों से ही निकाल सकते हैं, और दोनों से ही निकाल सकते हैं तो उसका आइदर और आएगा, और आइदर और कहां दे रखा है, ये रहा अपना सी ऑप्शन, या तो पहला या दूसरा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर यहां पर कह रहा है इस समय कार्तिक का मुंह किस दिशा में है, आपसे पूछा जा रहा है इस समय कार्तिक का मुंह किस दिशा में है।
सुबह सुबह बिंदु ए से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य दिशा के विपरीत है। तो बिंदु ए से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य दिशा के विपरीत है, यानी पश्चिम में। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कार्तिक 3 मीटर चलने के बाद लगातार 2 बार बाएं दिशा की ओर मुड़ा। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए जो कार्तिक है उसने क्या करा, 3 मीटर चला, चलने के बाद लगातार 2 बार बाएं दिशा की ओर मुड़ा। अब ये बताओ, 3 मीटर चलने के बाद अब बिंदु ए किस दिशा में पड़ रहा है बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, हाँ या ना? बिंदु ए जो है वो किस दिशा में है ये बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड वाले से तो हमको यही नहीं पता चलेगा कि ये किस दिशा में है, लेकिन हाँ इससे हमें यह पता चल जाएगा कि बिंदु ए से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी कार्तिक कहां देख रहा है? पश्चिम दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका है प्रश्न 13। प्रश्न 13 वाला जरा पढ़ो क्या कह रहा है। कौन एल के विपरीत बैठा है? कौन है जो एल के विपरीत बैठा है? क्वेश्चन को एक बार रीड करो फिर सॉल्व करते हैं। ये बनाना ही पड़ेगा यार। देखो इधर कौन एल के विपरीत बैठा, आपसे ही पूछा जा रहा है। तो चलो जरा देखते हैं। यहां पर कह रहा पी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ एम के ठीक दाएं बैठा है। तो पी जो है वो क्यू के दाएं पी दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ एम के ठीक बाएं बैठा है, एम के ठीक बाएं ओ बैठा है। ओ एस और क्यू के विपरीत नहीं बैठा है। ओ जो है वो ना एस के विपरीत बैठा है और ओ जो है वो ना क्यू के विपरीत बैठा है। ये तो लाइन नंबर 1 से पता चला। लाइन नंबर 2 देखो, एल और एम के बीच में, दूसरा वाले देखो, एल और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एल आर और एस के विपरीत नहीं बैठा है। एल जो है वो आर के विपरीत में नहीं बैठा है, एल जो है वो एस के विपरीत में नहीं बैठा है। ठीक है, के टी के विपरीत बैठा है, के जो है वो टी के विपरीत बैठा है। ये हो गई दूसरी। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पी एल और ओ के विपरीत नहीं बैठा है, तो पी जो है वो ना ही एल के विपरीत बैठा है, पी जो है वो ना ही ओ के विपरीत बैठा है। एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एन जो है वो के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, आर अंतिम बाएं सिरे पर नहीं बैठा है, तो आर जो है वो लेफ्ट हैंड पर नहीं बैठा है, एल माने लेफ्ट हैंड। एस और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एस और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यार इसकी जानकारी और इसकी जानकारी काफी ज्यादा लग रही है, जरा देखते हैं। तो यहां पर जरा नाम गिनो, जरा कितने कितने, सबसे पहले नाम गिनो। एक तो एल है, एन है, के है, एनएल के एमओ। एक तो एनएल के एमओ है और दूसरा पी क्यू आर एस टी है। ये देखो, तो पी क्यू आर एस टी 5 और एन सॉरी के एल एन एम ओ, के एल एन एम ओ और पी क्यू आर एस टी। तो जरा हम यहां पर बना लेते हैं कुछ। दस व्यक्ति बैठे हुए हैं पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर सम्मुख करके, और पश्चिम में बैठे हुए के एल एम एन ओ। अच्छा, ये जो दक्षिण में बैठे हैं, सॉरी जिसको पश्चिम में कह रहा हूं, जो दक्षिण में बैठे हुए हैं वो हैं हमारे के एल एम एन ओ, और जो हमारे यहां पर बैठे हुए हैं उनका नाम है पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी ये कहां देख रहे हैं? ये सबके सब नॉर्थ में देख रहे हैं, ये सबके सब नॉर्थ में देख रहे हैं। अब हमको बताना क्या है, एल के विपरीत में कौन बैठा है ये बताना है।
अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं। Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर P बैठा है और M के राइट, अगर हम Q को यहां माने और दाएं में एक छोड़ करके P बैठा है और फिर M को यहां मानेंगे, O को यहां मानेंगे। अगर हम Q को यहां मानेंगे, दाएं में P छोड़ करके बैठा है, तो इसका मतलब M और O को कुछ मान ही नहीं पाएंगे, तो फिर Q यहां बैठेगा, दाएं में एक छोड़ करके P हमारा यहां बैठ जाएगा और M के लेफ्ट में O बैठेगा। नहीं, M के लेफ्ट में O यहां नहीं आएगा, सॉरी, M के लेफ्ट में O तो ऊपर बैठेगा। फिर यहां पर देखो, अब इधर क्या दे रखा है, तीसरे वाले में देखो जरा क्या दे रखा है। P और S के बीच में दो लोग बैठेंगे, तो P और S के बीच में दो लोग ना इधर बैठ पाएंगे ना इधर बैठ पाएंगे। इसका मतलब यह है कि फिर Q और S को हम किधर बैठाएंगे, Q और S को हम बैठाएंगे इधर। Q इधर बैठेगा और एक छोड़ करके P इधर बैठेगा। अब इसमें देखो P और S के बीच में दो लोग बैठेंगे, तो P और S के बीच में दो लोग बैठेंगे। एक सेकंड, P को यहां बैठाना पड़ेगा ना, एक छोड़ करके। P और S के बीच में दो लोग बैठेंगे तो S हमारा यहां पर आ जाएगा, ये देखो यहां पर आएगा, ठीक है। फिर आगे देखो जरा और क्या क्या हम कर सकते हैं यहां पर। अगर हम देखें यहां पर तो P के सामने O नहीं बैठेगा, P के सामने L नहीं बैठेगा, ये बात तो देखो क्लियर हो गई। P के सामने O नहीं बैठेगा, P के सामने L नहीं बैठेगा, तो यहां पर ना ही O आएगा और यहां पर ना ही L आएगा। ठीक है, K के दाएं छोड़ करके एक N है और L के दाएं छोड़ करके एक M है, L में एक छोड़ करके M है, ठीक है, M के इधर O है। अभी भी अगर हम इसको मिला, यार ये इतना टफ क्वेश्चन काहे पूछ लिया इन लोगों ने, कांस्टेबल वालों ने। चलो ठीक है, बनाना तो खैर पड़ेगा। अब अगर इसको हम देखें तो K के दाएं में एक N है, K के दाएं में एक N है, अगर हम K को यहां माने, है ना, तो दाएं में एक छोड़ के N इधर हो जाएगा। अगर हम K को यहां माने, दाएं छोड़ के एक N इधर हो जाएगा, K को यहां माने, दाएं छोड़ करके एक N इधर हो जाएगा। लेकिन M को छोड़ करके O इधर होगा, M को इधर मानो, O इधर मान नहीं सकते, M को इधर मानो तो O इधर मानना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बैंक लेवल का यार इन्होंने पूछ लिया है। अच्छा एक चीज यहां पर नोटिस करो जरा इस चीज को लेकर के, ये कह रहा O के बगल में M होगा, है ना, और O जो है वो P के सामने हो नहीं सकता है। अच्छा M से जुड़ी एक चीज और है, देखो इधर M को एक छोड़ करके L होगा, हाँ या ना, M को एक छोड़ करके L होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम O को यहां मान लें और O को O के M के दाईं ओर होगा ना O, तो दक्षिण में देख रहे हैं तो सब उल्टा हो जाता है, दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। फिर O के सामने S और Q नहीं होगा, तो इसका मतलब S और Q यहां पर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है। हम O को इधर इधर और इधर तो मान ही नहीं सकते थे O को, और अगर M को इधर मानते तो O इधर ना आ पाता, इसका मतलब M और O को इधर हमने बिल्कुल सही माना है, ठीक है। फिर इधर देखो क्या कह रहा है। अब हमारे सामने ये कह रहा R जो है वो किसी लेफ्ट हैंड पर नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात है, R देखो किसी लेफ्ट हैंड पर नहीं है। अब अगर L हमें और पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। यहां पर सेकंड वाले को अभी तक हमने लिया है, सेकंड वाले को अभी तक हमने छुआ भी नहीं है, देखो ये सेकंड वाले हैं और सेकंड वाले को अभी तक हमने नहीं लिया है। हम पहले और तीसरे में ही काम चला रहे हैं, क्योंकि पहले और तीसरे के बाद ज्यादा कंडीशन है। इसलिए अगर हम यहां पर देखें तो K के दाएं में एक छोड़ करके क्या होगा, N होगा। अब हम इस लाइन को उठा सकते हैं, K के दाएं में एक छोड़ करके क्या होगा, N होगा, तो K को हम इधर लेंगे और K के दाएं में एक छोड़ करके N हम इधर ले लेंगे, तो ये भी कंडीशन हमारी हो गई। फिर क्या कह रहा है, देखो इधर O के सामने S नहीं होगा, नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो यहां पर एक ही बचा L, और L के सामने क्या आ रहा है, Q। इसका मतलब पहला और तीसरा मिलाने पे हमको आंसर मिल गया। हमने दूसरे वाले को छुआ ही नहीं, दूसरे वाले की खैर हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि दूसरा वाला देखोगे तो क्या नाम है, K के सामने T बैठ जाएगा
और अगर टी यहां आ जाएगा तो फिर, लेकिन क्या जरूरत, अपने को तो सिर्फ इतना निकालना है ना, एल के विपरीत में कौन बैठा है, तो कम से कम लेकर के जो काम चल जाए वही हमारा काम है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, 13 का बी, और बी का मतलब क्या है, कथन 1 और 2। हाँ तो बिल्कुल सही आया, ये देखो इसका मतलब इसका आंसर आएगा कथन 1 और 3, इन दोनों से आंसर आ जाएगा, कथन 1 और 3 इन दोनों से ही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछेंगे छोटे छोटे से। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है, यानी कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 21 वर्ष ज्यादा है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब भाई ये क्वेश्चन जो आयु वाला है, आई होप ये आप सभी लोग कर लोगे बड़े आराम से। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा करें क्वेश्चन को। देखो इधर, अब इसमें हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले ये देखना, अब दिख रहा होगा 5 वर्ष बाद पिता की आयु और उसकी पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु, भाई पिता की आयु मान लो x, तो पुत्र की आयु क्या मान लोगे, x माइनस 21, है ना। तो अगर x अपॉन x माइनस 21, ठीक है, पिता की आयु हमने x मानी, x में 21 घटा दो, पुत्र की आ गई। और 5 वर्ष बाद यानी कि +5 और +5 करोगे तो 5:2 का आ जाएगा। इसका मतलब इससे तो वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व नहीं करना है, बात ध्यान रखना, अपने को ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितनी आयु आई होगी, हमको ये नहीं बताना है कि कितनी आयु आई है। ठीक है, आप x + y भी मान करके कर सकते हो तो भी उससे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी y में 21 घटा देना उतनी आ जाएगी। तो पहले वाले से तो आ गई, दूसरा वाला पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का योग 66 होगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का योग, तो x + y 5, y + 5 66 मान लो, और इससे जो तुम्हारी x की वैल्यू है उसमें 21 घटा देना तो y क्या आ जाएगी। तो दोनों से ही आंसर आ जाएगा, अपने को निकालना थोड़ी ना है यार। तो इसका मतलब या तो 1 और या तो 2। आप डेटा सफिशिएंसी में टाइम बचा सकते हैं अगर आप इतना जानेंगे कि आपको आंसर नहीं निकालना, आपको सिर्फ बताना है कि किससे आंसर आएगा किससे आंसर नहीं आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है राजेश का वेतन कितना है, 12,500 है, तो अरविंद का वेतन कितना होगा। अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 पाता है, तो अरविंद जो है वो अपने और राजेश के वेतन का कुल 3/5 पाता है, तो दोनों को जोड़ के 3/5 करके वैल्यू तब भी आ जाएगी, यानी इससे कुछ ना कुछ हमें पता चल जाएगा। अरविंद का वेतन 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है, इससे भी हमको पता चल जाएगा। हमें सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकालनी, कोई हमसे नहीं पूछ रहा भैया आंसर क्या आएगा, हमको निकालना है क्या, कि कौन से स्टेटमेंट से पता चल पाएगा, बस इतना ही निकालना है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन कहीं पर दिख जाए तो थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा इनके पीछे ना भागो, इतने इंपॉर्टेंट है ये नहीं। आने को आ भी सकते हैं, तो इतनी प्रैक्टिस करो कि अगर आ जाए तो कर लें, बात खत्म। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।